जय हिंद टू ऑल रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और रिस्पेक्ट इससे लगाता हूं जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं तो रिस्पेक्ट बनती है। तो गोयला क्लासेस की तरफ से एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जो है उत्तराखंड पीसीएस लेवल का अपर एंड लोअर, प्रवर और अवर दोनों के लिए, राइट, अपर एंड लोअर के लिए। और ये कोर्स फ्री में आप तक पहुंचाया जा रहा है और इसका जो लेवल होगा वो होगा एक बिगनर से एडवांस लेवल पे, बिगनर से एडवांस। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर करेंगे और एक कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज जो होती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो होती है वो भी आपकी बनाई जाएगी। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली फैक्चुअल नॉलेज अच्छी होती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे अब अपनी स्लाइड पे कि उत्तराखंड पीसीएस अपर यानी कि प्रवर एंड लोअर यानी कि अवर आपके समक्ष में देने जा रहा हूं। और जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कहा है कि हर 5 वर्ष उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी विज्ञप्ति लाएगा, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट डील कर लेते हैं, कुछ बेसिक। आज हमारा जो वीडियो होगा वो एक इंट्रोडक्शन होगा, ओके, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो हमें कॉन्सेप्ट के साथ समझने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं मैप से। इसकी शुरुआत हम करेंगे मैप से। देखेंगे जो उत्तराखंड है वो किन अक्षांशों के बीच आता है और किन देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, ये रेखाएं जो होती हैं इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड, हिंदी में इसे अक्षांश कहते हैं, राइट। और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको इंग्लिश में लॉन्जिट्यूड कहते हैं और इसको हिंदी में देशांतर कहते हैं। तो जब हम कोई भी स्टेट या कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो पहली जो इंफॉर्मेशन है वो हमें ये पता होनी चाहिए, ये जो देश है या प्रदेश है किस अक्षांश और देशांतर के मध्य आता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए उत्तराखंड का मैप आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं। देखेगा, ये देखिएगा, ये देहरादून, ये आप देखेंगे और आप ये गति देखिए किस गति में मैं इसको बना पा रहा हूं, राइट। तो देखेंगे ये है आपका, इसको एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, ये है आपका हरिद्वार, देहरादून, डी मीन्स देहरादून, ये है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, ये है आपका रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये है आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। तो सबसे पहले आपको ये परफेक्शन लानी पड़ेगी उत्तराखंड की अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये हमें उत्तराखंड मिल गया है। अब हम देखेंगे इसके सबसे पहले अक्षांश देखते हैं। तो देखिए ये है एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, क्योंकि इन दो अक्षांशों के बीच ये आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो अक्षांश है इसको याद रखेंगे 28 डिग्री 31 मिनट से ये शुरू होता है, 31 डिग्री 27 मिनट तक ये जाता है। तो याद रखिएगा जो पहला ये जो डिग्री होती है ये आपने सटीक याद रखनी है। ये जो आपका जो मिनट होता है जो डिग्री के बाद वाला है उसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, राइट। तो ये यहां हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे इसका देशांतर क्या है, लैटिट्यूड, सॉरी माफ कीजिएगा, लॉन्जिट्यूड क्या है। तो ये वाला आप देखेंगे 77 डिग्री 34 मिनट, ये बात याद रखेंगे। और ये है आपका 81 डिग्री 28 मिनट। पहले वाला आपने याद रखना है। तो देखिए यहां पर हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमें उत्तराखंड का मैप बनाना आना चाहिए, तत्पश्चात आफ्टर दैट हमें यह पता होना चाहिए वो किस अक्षांश के बीच है और किस देशांतर के बीच में। आगे शुरू करते हैं, राइट। अब देखिए कुछ मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड है इसकी जो मांग है वो आजादी के 10 वर्ष बाद ही शुरू हो गई थी। 10 वर्ष बाद यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आजादी हुई है 1947 में, इसमें अगर मैं 10 वर्ष जोड़ूं तो ये आएगा 1957। 1957 में ही मांग उठा दी गई थी कि एक पहाड़ी राज्य बनाया जाए अलग से।
तो ये है 1957 में ये जो मांग उठाई गई थी, ये टिहरी के शासक थे, टिहरी के शासक जिनका नाम था मानवेंद्र शाह द्वारा ये मांग उठाई गई थी। मानवेंद्र शाह द्वारा ये मांग उठाई गई थी, याद रखेंगे। अब ये जब इन्होंने मांग उठाई थी तो इसी मांग की वजह से कहीं ना कहीं 16 वर्ष पश्चात यानी कि देखिए 1957 में जब मैं 16 को जोड़ता हूं तो क्या आता है 1973। और 1973 से हमेशा याद रखिएगा केशवानंद भारती केस मैंने हमेशा बताया है सबसे बड़ा केस है ये। तो 1973 में एक परिषद का गठन होता है जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य परिषद। उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन होता है। कब होता है? उसी वर्ष होता है केशवानंद भारती केस जिस वर्ष हुआ था, यानी कि 1973 में। देखिए यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, उत्तराखंड राज्य परिषद कब गठित हुआ? याद कैसे रखना है? केशवानंद भारती केस 1973 में, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, जब ये परिषद गठित हो गई है तो एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक मंच मिल गया है जहां से मांग उठाई जा सकती है। और इस जो एक राज्य को बनाने की मांग उठ रही है वो कहीं ना कहीं अब उसमें कुछ गति आएगी, वो स्पीड लेगी, राइट। तो आंदोलन होता है इस परिषद द्वारा, और 6 वर्ष बाद, यानी कि अब देखेंगे 1973 में आप 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो क्या आता है 1979 में एक राजनीतिक दल गठित होता है जिसका नाम है UKD, उत्तराखंड क्रांति दल। तो कब गठित होता है ये? 1979 में, और आज भी ये उत्तराखंड में अस्तित्व में है। स्टिल इट्स प्रिवेलिंग इन उत्तराखंड। तो यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, उत्तराखंड कब गठित हुआ? 1979 में, ये बात याद रखेंगे, राइट। तो देखिए और थोड़ा सा हम एक बेसिक देख लेते हैं इसको। देखिए कोई भी नया राज्य बनता है या पुराने राज्य से अगर कोई नया राज्य निकाला जाता है तो ये जो शक्ति है वो केवल संसद के पास है। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई राज्य है, मान लेते हैं ये राज्य है, इसमें से काट कर कोई नया राज्य निकाला जाएगा, ये जो लाल वाला है ये नया निकाला जाएगा, तो ये कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किस दिशा से निकाला जाएगा, ये सारी शक्ति किसके पास है? ये है संसद के पास। पार्लियामेंट हैव द पावर, संसद के पास है। और ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 3 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में ये बात लिखी है, राइट। केवल किसके पास है? संसद। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भैया जो राज्य के विधान मंडल होते हैं उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो अपने राज्य को काट सकते हैं या किसी और राज्य के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। तो अब मैं सीधे आ रहा हूं आर्टिकल 3 में। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक। तो यहां से हमें ये भी समझ में आ गया आर्टिकल 3 क्या है, राइट। अच्छा, ये देखिएगा जो आर्टिकल 3 है इसमें जो सब क्लॉज ई है, ई फॉर एलिफेंट, जो सब क्लॉज ई है उसमें एक बात की गई है, मतलब एक बात दर्शाई गई है 5वें संशोधन जो कि 1955 में हुआ था। क्वेश्चन है क्या सर मुझे इतना डेटा याद रखना है? नहीं रखना है, बट मेंस राइटिंग में अगर आप ये सब चीजें लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेरिट। तो 5वें संशोधन द्वारा जो कि 1955 में हुआ था, वहां पर एक बात लिखी गई थी कि जिस राज्य का भी जो ये काट छाट होगी, आई मीन जो भी राज्य से कोई नया राज्य निकाला जाएगा या उस राज्य का नाम परिवर्तन किया जाएगा, इस तरह की जो भी बातें होंगी, सब क्लॉज ई में एक नई बात लिखी गई थी कि उस राज्य से जरूर पूछा जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको पता है उत्तराखंड किस राज्य से निकला? यूपी, उत्तर प्रदेश से निकला। तो संसद की यह जिम्मेदारी होगी या राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी हो रही, क्योंकि संसद बोलूं या राष्ट्रपति बोलूं,
अगर मैं संसद बोलूंगा तो आप जानते हैं संसद का मतलब होता है, अर्थ होता है संसद बराबर लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रपति हैं वो यूपी के पास ये प्रस्ताव भेजेंगे कि आपका इसमें क्या मानना है कि ये आपका जो उत्तर प्रदेश है उसे काट कर, उसका जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको काट कर अलग सा राज्य बनाया जा रहा है। तो यूपी से पूछा जाएगा, परंतु ये बात याद रखेंगे यूपी चाहे हां कहे चाहे ना कहे, इससे संसद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात याद रखेंगे, इससे संसद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ये नियम क्यों डाला गया है? ये नियम इसलिए डाला गया है, अगर मानते हैं यूपी की जो जनता है, यानी कि जनता द्वारा ही यूपी की विधानसभा में जो सदस्य हैं वो बैठे हैं, अगर वो हाँ कह देते हैं तो ये माना जाता है कि ये लोकतंत्र का जो भाव है उसको जीवित रखा गया है, राइट। परंतु ये याद रखेंगे कि चाहे विधानसभा, यूपी की विधानसभा हाँ कहे या ना कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो आइए देखिए, अब मैंने बताया कि यहां पर जो सारा रोल है, जो भूमिका है, वो किसकी है? संसद की। तो उत्तराखंड से संबंधित जो विधेयक पहली बार लाया गया और वो कब पारित हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, लोकसभा में ये जो विधेयक है उत्तराखंड को लेकर, यूपी से उत्तराखंड निकालने के लिए, ये पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में 9 दिन बाद, यानी कि 10 अगस्त 2000 को पारित हो गया है। और अब आपको पता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो हैं, राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करते हैं 28 अगस्त 2000 को। 28 अगस्त 2000 को ये एक कानून बन गया है, यानी कि अब उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया है। इसीलिए ये डेटा आपने याद रखना है। लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त, राज्यसभा में 10 अगस्त, और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त को इसमें हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, राइट। और आप जानते होंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में हम सभी के समक्ष आया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा मैं आपको उत्तराखंड के बारे में दे रहा हूं, राइट। तो आगे देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप इतना समझ चुके होंगे। ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर 2000। पर आपको यह भी डेटा याद रखना है कि लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में कब आया, और राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कब करे। 1 अगस्त को लोकसभा, 10 अगस्त को राज्यसभा, और 28 अगस्त को हस्ताक्षर करे किसने? राष्ट्रपति ने। यह बात अच्छी तरह आपने याद रखनी है। और ये कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना, राइट। अब देखिए, इसकी जो सीमा है, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो सीमा, ये जो हमारा मैप है, इसकी पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये है आपका तिब्बत। तिब्बत है ये। देखिए, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर तिब्बत और चाइना में क्या डिफरेंस है? देखिए, ऐसा है, आज के समय पर अगर देखा जाए, जो तिब्बत है उस पर पूरा का पूरा कब्जा चाइना का हो गया है, ठीक है। तो चाइना आज के समय में, आप चाइना बोले तिब्बत बोले एक ही बात है, पर फिलहाल हम इसको तिब्बत रखेंगे, राइट। तिब्बत का कब्जा है, और ये जो आप इसका पूर्वी हिस्सा है, यहां पर नेपाल का हिस्सा है। तो अगर हम कहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस राज्य की 2 देशों को छूती है, एक तिब्बत और एक चाइना, ये बात याद रखेंगे। और अगर हम इसको, जो हमारे अंदरूनी जो राज्य हैं वो कौन कौन छूते हैं वो देखें, तो यहां पर मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूं। यहां पर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है ये, और ये नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है यूपी का एरिया, उत्तर प्रदेश। अब यहां पर देखेंगे आप, अगर मैं इसकी पेन चेंज करूं तो यहां पर आप देखेंगे, एक सेकंड माफ कीजिएगा, ये वाला हिस्सा यहां पर हरियाणा है आपका, राइट। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है, नहीं, क्योंकि बीच में एक रोड गई हुई है, इसलिए हरियाणा को नहीं छूता है। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश और यूपी 2 ही राज्यों को ये छूता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्या है इसका? तिब्बत, यानी कि चाइना और नेपाल। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप देख रहे होंगे चाइना और नेपाल के साथ। और यहां पर आप देखेंगे ये जो है हिमाचल प्रदेश, इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, उत्तरी पश्चिम में पड़ता है, और इसके दक्षिण में पड़ता है उत्तर प्रदेश। ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें 13 जनपद हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें।
ये बात याद रखेंगे। और इसमें याद रखेंगे सारी की सारी जो जनपद हैं ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, परंतु तीन कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, आपके देहरादून, हरिद्वार और आपका उधम सिंह नगर, ये आपका प्लेन एरिया आता है, ये तराई वाले क्षेत्र हैं, प्लेन एरिया है। परंतु ये याद रखेंगे जो देहरादून है वो अपने में ही बहुत बड़ा जनपद है, तो उसके अगर कुछ क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चकराता और कलसी, ये जो ब्लॉक हैं, जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको शासन प्रशासन पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ये ब्लॉक्स को अगर हटा दिया जाए तो देहरादून जनपद के सभी क्षेत्र एक प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, तराई क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये डेटा याद रखिएगा कि जो पूरे, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो है 85%। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो 48% जो जनसंख्या है, 2011 का डेटा के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, जो 48% जनसंख्या है वो रहती है आपके इसी पहाड़ी क्षेत्र पे। 85% क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और 48% जनसंख्या हमारे पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। इसीलिए वहां की सरकार देख रहे होंगे जो पलायन होता है उसको रोकने के लिए काफी स्कीम ला रही है, राइट। तो हम देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, 85% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, गांव में। उत्तराखंड की 85% जनसंख्या रहती है गांव में, रूरल एरियाज, राइट। ये बात याद रखेंगे। और इसमें 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यानी कि प्रशासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए इसको 2 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन। आई रिपीट, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर डेटा आपको मिल रहा होगा, जो डिस्ट्रिक्ट है जो गढ़वाल रीजन में कौन कौन सी आती है, चमोली, इस तरह से बातें हैं। देखो इसको एक याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको दे रहा हूं, बहुत आसान है। इसलिए देखिए मैं आपके समक्ष फिर एक मैप बना रहा हूं, ये आप देखेंगे, ये मैं बना रहा हूं। ये मैप बनाने में आपका कुछ हाथ ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, आपने सीधे यहां पर लाइन खींच देंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पीली लाइन है, जो येलो के जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्ट वाला है, ये कुमाऊं है, ये कुमाऊं है। जैसे मैं कहूंगा पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सब आता है आपके कुमाऊं में, कुमाऊं रीजन, और बाकी सब है आपका गढ़वाल रीजन। तो देखिए ऐसे अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें बार बार रटना नहीं होता है। मैंने कहा था ना, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग मैप इसी तरह से बना पाएंगे। और अगर आपको टिप चाहिए कि इतनी स्पीड में हम मैप कैसे बना सकते हैं, तो आप हमारे पोर्टल पे हमें लॉगिन कर सकते हैं, वहां हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर एक डिस्कशन का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जहां पर आपके जो भी प्रश्न है वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा, मैंने एक टिप दी है आपको कैसे आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए स्टेट का प्रोफाइल देखते हैं। इसमें 49 सब डिविजन्स हैं। अब ये सब डिविजन्स क्या होते हैं, डोंट वरी, जब मैं पॉलिटिकल पार्ट इसका पढ़ाऊंगा तो ये सब पढ़ाने वाला हूं। 95 इसमें डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ये बात याद रखेंगे। अभी फिलहाल 95 इसमें क्या है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। आगे देखेंगे इसमें जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वो कितने हैं, वो हैं 16793। अब आप कहेंगे सर ये तो हम भी पढ़ लेंगे, आप क्या हमें एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, राइट, एक नया। देखिए गांव की बात है, जैसे आप देखेंगे वहां पर और हर जगह कहीं ना कहीं जो सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनको इस नाम से कहा जाता है, GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राइट, GIC कहा जाता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। आपने क्या याद रखना है कि उत्तराखंड में 16 GIC है, 16 GIC स्कूल है। अब सर ये क्या बात हुई, अभी देखिए 16 को देखिए 16, G को हम कैसे याद रखते हैं 7 से, I को हम कैसे याद रखते हैं 9 से, C को हम कैसे याद रखते हैं 3 से। कैसे याद कर रखा मैंने, A मतलब 1, B मतलब 2, ऐसे सो ऑन, तो ABC। तो 16 GIC में क्या आ रहा है, जो हमें डेटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए 16793। तो उत्तराखंड में कितने गांव हैं, उतने ही गांव हैं, कितने गांव हैं, 16 GIC, 16 GIC के बराबर। तो आपका ये डेटा निकल आया है 16,793। ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए यही मैं नेमोनिक्स आपको दूंगा जो मुझे भी याद रहते हैं और आप तक मैं पहुंचाऊंगा, राइट। कभी आप डेटा नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। अब आगे देखिए, इसमें से आप देखेंगे 16 ये हमने देख लिया है, आउट ऑफ विच विलेज, ये जो विलेज हैं
देखिए 1048 जो विलेज हैं, 16,793 में जो 1048 विलेज है वहां पर कोई नहीं रहता है, वो बंजर विलेज है। अब ये याद कैसे होगा सर? देखिए इसको भी याद करने का तरीका मेरे पास है, डोंट वरी, सब दिखाऊंगा। 16 जीआईसी है, माफ कीजिएगा पेन बदल देते हैं, 16 जीआईसी है, ये हमें पता चल गया है। 16 जीआईसी से हमें क्या पता चला है कि हमारे इतने यहां पर गांव हैं, 16793 इतने गांव हैं। आपको पता है कि जो हमारे उत्तराखंड में एम्बुलेंस चलती है वो 104 से चलती है। 104 अगर आप डायल करेंगे तो आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। तो जैसे कि जो उत्तराखंड में 104 के द्वारा आपको एम्बुलेंस प्राप्त होती है, तो आपने 104 याद रखना है एम्बुलेंस, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए 104 यहां पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, तो हम डेटा देख लेंगे 104 और इसमें 8 जोड़ देना है, तो इतने आपके ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 16793 में आप 1048 को लेस कर देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जिससे ये पता चल जाएगा कि यहां पर कितने गांव में लोग रहते हैं। तो आई रिपीट, 16 जीआईसी, इससे ये पता चल गया है कि कितने गांव हैं उत्तराखंड में, और 104 एम्बुलेंस 1048, तो इससे हमें ये पता चल गया इतने गांव पे कोई नहीं रहता है, राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 16793, इतने गांव में लोग रहते हैं और इतने गांव में लोग नहीं रहते हैं, वो याद करना भी मैंने आपको सिखा दिया है, और आने वाली क्लास में ऐसी ही बहुत सारे निमोनिक्स मैं आपको याद करा दूंगा, राइट। और यहाँ पर हर तरह का जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है वो पाया जाता है हर तरह का, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, वो ज्योग्राफी में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे सिद्धांत होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और उत्तराखंड को इसका क्या फायदा मिलता है, हिमालयस का बहुत फायदा मिलता है उत्तराखंड को, ठीक है। वो हम इसका ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि आज वैसे भी इंट्रो क्लास है, इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, राइट। और इसका अब हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ स्टेट सिंबल्स जो हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी राज्य जो होता है वो एक अपने स्टेट सिंबल होते हैं, और जैसे स्टेट एनिमल होता है, स्टेट बर्ड होती है, वो क्यों देता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, ये माना जाता है कि जो राज्य है, राज्य की जिम्मेदारी है वो जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में वो स्थापित है, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे समझेंगे, सबसे नीचे जो है हमारा चेन्नई है, तमिलनाडु है सबसे नीचे, फिर केरला है, वहां का अपना वायुमंडल है, वहां का अपना एनवायरमेंट है। वैसे ही जो हर राज्य अपना एक विशेष क्षेत्र में स्थापित होता है, राइट। तो उसका अपना एक जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं वो होती है, ठीक है। तो उसको संरक्षण देने का काम राज्य का होता है, राज्य उसकी जिम्मेदारी होती है उसको संरक्षण देगा। तो इसीलिए राज्य क्या करता है, जो भी विलुप्त होने की कगार पे है, चाहे वो पक्षी है चाहे जानवर है, अगर वो विलुप्त होने की कगार पे है तो वो अपना राज्य चिन्ह उसे घोषित कर देता है, जिससे उसका संरक्षण किया जाएगा और कहीं ना कहीं और देशों तक ये बात पहुंच सके, राइट। तो इसीलिए इनको राज्य अपना प्रतीक चिन्ह बना लेता है, ओके। तो लेट्स सी, तो स्टेट एनिमल कौन है राज्य का? तो राज्य का जो स्टेट एनिमल है वो है मस्क डियर। अब आप इसको देखेंगे, इसके सींग नहीं होते, हालांकि ये जो हिरण का परिवार है उसी में शामिल है, पर इसके सींग नहीं होते, देयर इज नो हॉर्न्स, राइट। तो आगे देखते हैं, देखिए इसमें साफ लिखा है इसके कोई हॉर्न्स नहीं है। एक सेकंड में ब्रश ले लेना, नो हॉर्न्स है इसके, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसके 4 खुर हैं, नीचे जो खुर होते हैं, जो पाँव के नीचे खुर हैं वो हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो जब वो 1 वर्ष का हो जाता है, जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो एक इसकी नाभि होती है ना, उस पे एक ऑर्गन मिलता है जिससे काफी अच्छे दवाइयाँ सेंट बनते हैं, जिसमें ब्लैक मार्केट में काफ़ी तस्करी होती है इसकी, जिसके लिए इनको काफ़ी इनकी पोचिंग होती है, इनका शिकार होता है, राइट। तो याद रखना, ये केवल जो पाया जाता है वो मेल में पाया जाता है, और मेल जब 1 वर्ष का हो जाता है तो एक मेल से लगभग 30 से 45 ग्राम का मस्क निकल आता है, मस्क कहते हैं उसे, ठीक है। और मस्क की मैंने अभी बताया था आपको कि काफ़ी कालाबाजारी होती है। अब ये देखिए, यहां से एक बात समझ में आ रही है कि 30 से 45 ग्राम निकलता है एक मस्क में, तो यानी कि मुझे 1 किलोग्राम अगर मस्क चाहिए तो इमेजिन करिए मुझे कम से कम 30 मस्क डियर का शिकार करना पड़ेगा, इसीलिए इनका शिकार बहुत ज्यादा होता है,
तो इसीलिए इनको संरक्षण देने के लिए, इनकी एक विशेषता के लिए इनको उत्तराखंड ने अपना राज्य चिन्ह घोषित किया है। ठीक है, तो स्टेट एनिमल कौन है हमारा? मस्कटियर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और प्रति ग्राम जो कीमत है, आप इमेजिन करिए 65 से $75 प्रति ग्राम इसकी वैल्यू है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस समय आई गेस $1 80 रुपए से ऊपर चल रहा है, तो आप कैलकुलेट करिएगा, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जब ये दिखते हैं तो पता ही नहीं चलता है मेल कौन है फीमेल कौन है। ठीक है, पता ही नहीं चलता है। तो इस कारण क्या होता है, जो लोग इनका शिकार करते हैं वो फीमेल का भी शिकार कर देते हैं और फीमेल से मस्क नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए जो अननेसेसरी जो इनकी पोचिंग होती है, जो शिकार होता है, वो देखा जाता है, राइट। और ज्यादातर ये अकेला रहना पसंद करते हैं। जब मीटिंग का जो इनका समय है तभी ये जोड़े में पाए जाते हैं। तो नवंबर दिसंबर जो है इनका मीटिंग सीजन होता है, और जो इनके न्यू बॉर्न्स यानी कि जो इनके बच्चे होते हैं वो मई जून में होते हैं। ये बात याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीटिंग टाइम है इनका नवंबर दिसंबर, और जो इनके ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि जो बच्चे हैं वो कब आते हैं? मई जून में, राइट। आगे देखते हैं, तो इसके बारे में और देख लेंगे। ये देखिए, आप थोड़ा पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक इसके ऐसे टीथ होते हैं जो बाहर निकले होते हैं, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, और नो हॉर्न्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नो हॉर्न्स। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये हायर एल्टीट्यूड में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इस तरह के जो हायर एल्टीट्यूड हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने इनको संरक्षण देने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। तो देखेंगे, गवर्नमेंट हैव सेट अप मस्क डियर रिसर्च सेंटर, कहां पर? महरौदी, कहां? पिथौरागढ़ में, 1974 में। ये बात याद रखेंगे, मस्क डियर रिसर्च सेंटर कहां है? ये है आपका महरूडी पे, ये पिथौरागढ़ में है, राइट। और एक मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर है, ये है आपका कांचला खड़क मंडल गोपेश्वर में। कहां पर है? कांचला खड़क मंडल गोपेश्वर। डोंट वरी, जब हम आगे, जब जितने भी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर्स हैं, सेंचुरीज हैं, उसमें भी आपको ये डेटा और मिलने वाला है। फिलहाल आपने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बता ही दिया था, जो मेरी कैलकुलेशन थी 90 की थी, तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 किलो मस्क के लिए करीबन 80 मस्क डियर का शिकार होता है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टेट का एम्बलम क्या है। तो यहां पर आप साफ देख रहे होंगे, अशोक का पिलर है, 3 पर्वत हैं। याद रखेंगे कितने पर्वत हैं? 3 पर्वत हैं। बीच वाले में अशोक का पिलर रखा हुआ है, और इसमें 4 धाराएं हैं, 4 गंगा की धाराएं हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है मोनाल, और ये नाम याद रखेंगे। जो इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, लोफोफोरस एम्फिजानुस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये आपने एग्जाम वाइज याद रखने हैं। और ये 8 से 15,000 फीट की ऊंचाई में मिलता है, ये बात याद रखेंगे। मेल जो है, ऐसे आपको ये दिख रहा होगा, ये प्लूमेज दिख रहा होगा आपको, देखिए प्लूमेज, ये कलगी जिसे हम कहते हैं, तो ये कलगी केवल मेल पे पाई जाती है। देखिए इसमें फायदा है कि मेल फीमेल का एकदम क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि मेल में प्लूमेज है, कलगी है, पर फीमेल में नहीं है। पर जो मस्क डियर है उसमें पता ही नहीं चलता, दोनों के ही सींग नहीं होते, चाहे मेल है फीमेल है। इसीलिए क्या होता है, फीमेल को ज्यादा पोचिंग हो जाती है, हालांकि फीमेल से मस्क नहीं मिलता है, राइट। तो आइए देखेंगे, ये इसको हिमालयन पीकॉक भी कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। और ये एक समय पे मैक्सिमम कितने अंडे देते हैं? 4 अंडे को ये एक समय पे सेक पाते हैं, जैसे कि बच्चे जो है इनके, वो मैक्सिमम कितने हैं? 4, एक समय पे 4, ये बात याद रखेंगे। और ये जो फीड करते हैं, ये एल्गाई डिपॉजिट्स जो होते हैं, जो जैसे उत्तराखंड में इनको स्रोत कहा जाता है, स्रोत में जो अलगी लगी होती है बड़े बड़े ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो वहां पर ये लोग फीडिंग करते हैं अलगी पे, राइट। आगे देखते हैं, इसके बारे में है कि ये जो फॉन्ड होता है, ये पोटैटो के लिए काफी फॉन्ड है, आलू का बड़ा शौकीन बर है ये। ठीक है, तो जो लोग आलू की खेती करते हैं उनको काफी नुकसान होता होगा इससे, राइट। और देखिए एक बड़ी अच्छी बात है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां का भी ये राज्य पक्षी है, हिमाचल का भी ये राज्य पक्षी है, उत्तराखंड का तो है ही, हिमाचल का भी है, और बाकायदा जो देश है नेपाल उसका भी है। तो ये बात याद रखेंगे, नेपाल का तो पूरा ही ये एक स्टेट बर्ड है। ओके, ये बात याद रखेंगे। और मोनाल को क्राउन ऑफ हिमालयन बर्ड भी कहा जाता है। क्राउन ऑफ हिमालयन बर्ड किसे कहा जाता है? मोनाल को, ये बात याद रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो राज्य है, वो जो अपने पक्षी हैं या जो पशु है, इसको क्यों अपना एक राज्य चिन्ह घोषित करता है? क्योंकि वो संरक्षण देता है। तो संरक्षण कैसे होगा? देखिए, जो मोनाल है इसको संरक्षण दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है। अगर आप कोई भी व्यक्ति इसका शिकार करते हुए पाया गया
तो उसकी जमानत भी नहीं होती है, राइट, और काफ़ी हैवी फाइन लगता है, तो इसीलिए ये आज दिखते हैं, राइट। अब देखते हैं स्टेट ट्री कौन सा है हमारा, बुरास। बुरास जब आप इसे देखेंगे एकदम रेड कलर का है, जैसा पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसका आपने साइंटिफिक नाम याद रखना है, रोडोडेंड्रम। रोडोडेंड्रम, इसको भी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, और ये जो है फागुन के मौसम में ये फूलने लगता है, और ये जो है जो होली का फेस्टिवल होता है ना, उस समय ये फूलने लगता है, फलने लगता है। और ये एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ऐसा नहीं कि इसमें पतझड़ वाली कोई बातें नहीं होती। हाँ, फूल जो होता है, वो फूल जो इसका पाया जाता है रेड कलर का, वो विलुप्त हो जाता है, परंतु ये हरा भरा रहता है, 12 महीने हरा भरा रहता है। और ये जम्मू में कहलाता है अदरवल, याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है बुरांशो। उत्तराखंड में बुरास, हिमाचल प्रदेश में बुराशो, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर देखिए ये बड़ा ट्विस्ट है, जैसे कि नीलगिरी जो आपका दक्षिणी भारत का हिस्सा है, वहां पर भी ये पाया जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। ये बात, बुराश जो है ये दक्षिण में नीलगिरी हिल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। बाकी श्रीलंका में ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूटान में भी है, इसे छोड़िए। और इसकी जो एल्टीट्यूड है, किस ऊंचाई में ये उगता है, ये 5000 से 11000 फीट की ऊंचाई में ये उड़ता है। और इसकी ऊंचाई जो होती है 20 से 25 फीट होती है। तो ये डेटा तो आप इसको देख सकते हैं। और फीट और मीटर में आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में लगभग 3.3 फीट के आसपास होता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और देखिए इसका जो कलर है ना, ये बिल्कुल लाल कलर का होता है, बिल्कुल रेड, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है, तो जिस हिसाब से इसका कलर है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो ये बुरास को, ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, जैसे जितने भी जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं उत्तराखंड के, उसके लिए अलग डेटा हमारा बनेगा, तो तब हम इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे कि इन्होंने बुरास वृक्ष जो है, इस पे काफी कविताएं लिखी हैं, सुमित्रा नंदन पंत ने। और जो फेस्टिवल होता है बैसाखी, उसमें ये अपने पूरे क्लाइमेक्स में होता है, मतलब मैक्सिमम इसकी जो ग्रोथ हो चुकी होती है, इसकी जो फूलों की, वो कब होती है, बैसाखी के महीने पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब है बुरास के बारे में। जो महर्षि चरक हैं, उन्होंने जो अपनी चरक संहिता लिखी है, आई रिपीट, महर्षि चरक जो है, उन्होंने लिखी है चरक संहिता, उसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है इसका जिक्र जो है कि संहिता में है, चरक संहिता में है, ठीक है। तो किसने लिखी है, महर्षि चरक ने। और देखिए इसमें लिखा है कि यूजफुल फॉर हार्ट, के लिए बहुत यूजफुल होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको है, तो इसीलिए उत्तराखंड में इसकी काफ़ी मांग होती है, अन्य राज्यों से, और इवन जो बाहर के देश हैं इसकी काफ़ी मांग उठाते हैं। तो इसीलिए जो उत्तराखंड के जो लोग जो इसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है, और वहाँ की राज्य सरकार भी इसमें काफ़ी मदद कर रही है, क्योंकि इसके काफ़ी फायदे हैं, राइट। और जो सूखा हुआ जो बुरास का वृक्ष होता है, उसकी जो लकड़ी होती है, उससे कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, जिसमें दूध, दही, घी रखा जाता है। इन बर्तनों को कहा जाता है ठेकी या डोरी। ठेकी या डोरी। जब ये बुरास का वृक्ष सूख गया है, तो उसके सूखे हुए लकड़ियों से बर्तन बनाए जाते हैं, ठेकी और डोरी, उसमें दूध और दही रखा जाता है, राइट। ये बात याद रखेंगे। और ये भी जो ट्री है, मैंने बताया था, संरक्षण है इसको, किसके द्वारा है, कौन सा अधिनियम द्वारा है, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1974, याद रखेंगे। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 का है, उसमें जो इतने भी पशु पक्षी होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, और जो अपने जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, इनको संरक्षण दिया जाता है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1974 द्वारा। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेट फ्लावर क्या है हमारा, ब्रह्म कमल। कमल जैसा ही है पर कमल से अलग है। कमल तो कीचड़ में उगता है, ब्रह्म कमल कीचड़ में नहीं उगता है, ना ही पानी में उगता है, ठीक है। देखते हैं कहाँ उगता है। ब्रह्म कमल ससुराई ऑब्वलटा, इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, डोंट वरी, मैंने बताना है, मुझे पता है। पेरिनियल प्लांट है, यानी कि 12 महीने मिलता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई सीजन नहीं होता है, ये हमेशा मिलता है। और ये स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का। और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, सनफ्लावर फैमिली को बिलोंग करता है। ये बात याद रखेंगे, किस फैमिली को, सनफ्लावर फैमिली को बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। ये आपको पाया जाता है जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो हमारे पत्थर होते हैं, वहां पर उग जाता है ये, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, किस ऊंचाई में ये पाया जाता है, 3500 से 5500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, काफी ऊंचाई में पाया जाता है, राइट। ये और याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इसकी जो पूरे विश्व में 410 प्रजातियां हैं, 410। इंडिया में 61 पाई जाती हैं। इंडिया में कितनी पाई जाती है, 61। और उत्तराखंड में कितनी पाई जाती है, 24। तो टोटल 410 प्रजातियां जो विश्व में है, भारत में 61 हैं, और उत्तराखंड में कितनी पाई जाती है, 24। ये बात आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे।
और ये जब अगस्त का महीना होता है, अगस्त और सितंबर, तो ये फुल ब्लूम में होता है, मतलब काफी, मतलब पूरा उग चुका होता है, बिल्कुल फैला हुआ होता है, फुल ब्लूम, राइट। और इसको चढ़ाया जाता है नंदा देवी फेस्टिवल के समय पे। जैसे नंदा देवी एक फेस्टिवल है, जब मैं उत्तराखंड में हम वहाँ की संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह के फेस्टिवल होते हैं, कब मनाए जाते हैं, किस तरह से। तो अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, ये फूल अर्जित किया जाता है, जो वहाँ का नंदा देवी फेस्टिवल होता है वहाँ पर ये अर्जित किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में देखते हैं। ये मेडिकल वैल्यूज भी हैं इसकी, ओके, इसीलिए इसको निर्यात भी किया जाता है, ओके। उत्तराखंड में इसलिए टूरिज्म बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ की जो राज्य सरकार है काफी काम कर रही है। ये देखिए जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, जो पेट में दर्द है, कफ है, कोल्ड है और यूरिनल डिसऑर्डर है, वहां पर भी ये काम करता है, ठीक है। और जो नंदा जत यात्रा है, ये मैं जब हम संस्कृति पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा कि ये एक तरह का कुंभ है। जैसे हर 12 वर्ष में कुंभ होता है, वैसे ही ये उत्तराखंड में हर 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, तो डोंट वरी। तो ये फूल जो नंदा जत यात्रा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अब मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं एक साइंटिफिक नाम आपको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। उसी के साथ में क्लास का एंड भी करूंगा, ज्यादा लंबी क्लास का फायदा नहीं होता है, पर जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरह आपने समझना है। और जहां पर भी कंफ्यूजन है तो आप जो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे वहां पर आप इसमें अपने क्वेश्चंस जो हैं उसको अपलोड कर सकते हैं, फिर हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं वृक्ष की बात करूं, जो ट्री है, एक माफ कीजिएगा मैं पेन बदल लेता हूं। जो ट्री है, एक ट्री हमें याद रखना उसका साइंटिफिक नेम, एक फ्लावर का नाम याद रखना है जो फूल है, एक हमारा इसमें पक्षी है, बर्ड है, और एक हमारा इसमें जानवर है, एनिमल है, ठीक है। और राज्य चिन्ह तो आपको याद ही होगा। देखिए ट्री को याद करने का तरीका है, आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आप रो रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, तो रोने को कि ये बहुत रोंदू है, ये बहुत रोंदू है, तो बहुत रोंदू है, पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत ही रोंदू है, तो रोंडो डो, इसका जो है रोंडो डो। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा, थोड़ा उतना या थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है, पर हमें याद है कि इसको कहते हैं रोडोडोंड्रियम, ओके। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर, फ्लावर का हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि कोई बहू अपने ससुर जी के बर्थडे में उसको फ्लावर दे रही है, अपने ससुर जी के बर्थडे में उसको फ्लावर दे रही है, तो ससुराई ओवलाटा, ससुराई, अब ससुर आ गया है, ससुराई ओवलाटा। और बर्ड जो है, बर्ड जो है आपने उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कैसे रहेंगे, इम्पेजानुस, 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 ठीक है। और एनिमल तो बहुत आसान है, ये है मस्क डियर, मस्क डियर। तो ऐसे आपने ये डेटा याद रखना होता है। देखिए निमोनिक का इस्तेमाल करके हमारे माइंड की एक काबिलियत होती है कि वो ऐसी जो अलग सी राह होती है उसको ज्यादा ग्रैस्प करता है, इसीलिए हम साइंटिफिकली प्रूफ है कि निमोनिक्स द्वारा जब हम बातें याद रखते हैं तो वो बिल्कुल याद रहती है, राइट। बहू ससुर जी को फूल दे रही है, ठीक है, फूल आ गया, पेड़ के नीचे कोई रो रहा है, वो हो गया, पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, इम्पेजानुस, तो इस तरह से, राइट। तो देखिएगा ये जो कोर्स आपको ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाऊंगा, लिंक कर 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 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये बस एंड में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कोर्स है वो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, पर जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के लिए आप देखेंगे जो प्रवर है और जो अवर है, अवर मतलब लोअर और प्रवर जो है वो अपर होता है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिलेगी। एमसीक्यू फॉर्म जो होता है, जो ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उस फॉर्म में आपको मिलेगा, जिससे कि होता क्या ना, देखिए क्वेश्चन है कि जब मुझे फ्री में कोर्स मिल रहा तो मैं टेस्ट सीरीज क्यों लूं, राइट। देखिए क्वेश्चन इसका नहीं होता है कि आप पेपर को क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन होता है कि आप मेरिट में कहां स्टैंड करते हैं। पेपर क्लियर करना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू क्लियर द मेरिट। तो टेस्ट सीरीज में ये होगा कि जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे वो उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे, और जो हमारी फैकल्टी है जो काफी वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको उसको इवेल्युएट करेगी, एनालाइज करेगी, फिर उस बेस में आपको मेरिट में सेट करेगी कि आपका ये आप मेरिट में यहां स्टैंड करते हैं। तो अगर आप में वो मेरिट में स्टैंड ही आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप पे उस जहां आपकी कमी है वहां पर आपका हम लोग ध्यान देंगे उस चीज में कि आप कहां लैक कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज हमने
इसमें प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि देखिए वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग यू, उसमें हमें भी जो होती कॉस्टिंग लगती है। तो आप देख पा रहे होंगे कॉस्टिंग बहुत जेन्युइन है। 999 की हमने टेस्ट सीरीज रखी है प्रवर की, यानी कि अपर की, 999 की हमने रखी है अवर की, तो बहुत जेन्युइन है। और आप देख पा रहे होंगे अगर आप ये कॉम्बो पैक लेते हैं दोनों प्रवर और अवर का, तो आपको पड़ेगा ये 1499 का। इट्स वेरी जेन्युइन, वेरी जेन्युइन। और जो भी मैं आपको उत्तराखंड पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, किस तरह का डेटा उठाया गया है उस तरह से पढ़ाऊंगा, राइट। और उसके जितने भी विकल्प होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जब जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनकी एक पॉलिसी होती है। जो हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो इसमें काम कर चुके हैं, तो वो तो मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बट ट्रस्ट मी, जो भी डेटा आपको दिया जाएगा एमसीक्यू के द्वारा, आप एग्जाम में बैठिएगा, फिर एग्जाम देके आइएगा, फिर हमें बताइएगा। और मैं चाहता हूं उसको आप अपलोड जरूर करिएगा कि कितने परसेंटेज आपका पढ़ा हुआ आया। तो यहीं पर जो है हम आपकी मदद करेंगे, राइट। तो देखेंगे आप कि ये कोर्स है, ये मैंने आपको डिस्कस किया है सारा का सारा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप इसमें ज्वाइन करिए। इसमें हमारे काफ़ी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उसे आप अपलोड करिए, काफ़ी फ्री में भी हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि खासकर जो उत्तराखंड के लोग हैं या अदर स्टेट के, हरियाणा से जो अदर स्टेट के, उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पोस्ट आई हुई है। तो हरियाणा में एक पोस्ट आई हुई है, एटीओ की पोस्ट आई हुई है, और टीओ की, टीओ मीन्स ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ मीन्स असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। तो अगर देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कहेंगे कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है तो वो किसी और स्टेट के लिए अलग होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो तैयारी है उसको आप हर स्टेट में अप्लाई करिए। तो याद रखिएगा ये पेपर आया हुआ है एटीओ का, इसकी लास्ट डेट अभी है 28 अप्रैल की है, तो आप भर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लीजिएगा। एज है 42 तक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब एलिजिबल होंगे। और ये उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, क्योंकि उसमें 3 पेपर आते हैं, तो अलग अलग हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। तो पर टेस्ट सीरीज आपको 2999 की पड़ेगी, और एक टेस्ट सीरीज में आपके 10 टेस्ट होंगे, ओके। जो नो डाउट आप उनको पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं इंटरव्यू आप फेस करेंगे, ये हमारी गारंटी है, राइट। और बाकी ये है कि अगर आप ये तीनों कॉम्बो लेते हैं तो आपको 7999 का ही पड़ेगा, जिसमें आपको जो अकाउंटिंग होती है, जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, वहाँ पर एक चैप्टर 1 to 8 आया हुआ है, उसको हम पढ़ाएंगे डिस्कशन में, अगर आप इसको कॉम्बो लेते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल हम देंगे, राइट। और इसमें एक प्रीमियम लेक्चर भी हमने दिया है एटीओ के लिए, हरियाणा वाला, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स के साथ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ओनली फॉर 2999 के लिए। तो ये एक बुक है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें से जो चैप्टर 1 से 8 तक आता है ऑडिट का, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। तो आप एक ही मेहनत में अलग अलग राज्यों के भी पेपर भरिए, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटीओ एक बहुत अच्छा लेवल का पेपर होता है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है आपका लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यही कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज को हम मिक्स करेंगे, और जो एमसीक्यू के द्वारा हम जो आपको पढ़ाएंगे, फिर आप देखिएगा अपना रिजल्ट। जय हिंद।